नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं आपको पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से पाठ आरोहण पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है संजीव। सर्वप्रथम मैं आपको पाठ का परिचय समझा देती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको पाठ का परिचय समझा देती हूँ। बच्चों, आरोहण शब्द का अर्थ होता है चढ़ना। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्वतारोहण अर्थात पर्वतों पर चढ़ने संबंधी तथा पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों के संघर्षमय जीवन का वर्णन किया है। पर्वतारोहण अब पाठचर्या का अंश बन गया है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा चुका है। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। प्रायः पर्वतीय प्रदेशों के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की ज़रूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज लेखक का आंचलिकता प्राकृतिक परिवेश से आत्मीय लगाव उसे कहीं और जाने से रोकता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की ज़िंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, उसका विशद विवरण यह कहानी प्रस्तुत करती है। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में हैं। इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। बच्चों, पाठ के प्रमुख पात्रों का परिचय इस प्रकार है। पहला, भूप सिंह, रूप सिंह का बड़ा भाई व महीप का पिता। दूसरा, रूप सिंह, भूप सिंह का छोटा भाई। तीसरा, शैला, महीप की माँ व भूप सिंह की पत्नी। चौथा, महीप, भूप सिंह व शैला का बेटा। पांचवा, शेखर, गॉडफादर का बेटा व रूप सिंह का दोस्त। छठा, त्रिलोक सिंह, गांव का बूढ़ा आदमी।
बच्चों, पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। प्रायः लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते ही रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। तब उनके मन में हर्ष और गर्व का भाव होता है। पर रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। वह पर्वतारोहण संस्थान में 4000 रुपये महीने की अच्छी नौकरी पा गया था। 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ। भूप सिंह के माँ, बाबा, खेत, घर सब मलबे में दब जाते हैं। किसी तरह भूप दादा बच जाते हैं। भूप शैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। दोनों की मेहनत व लगन से खेती बढ़ती चली गई। फिर वे दोनों पहाड़ को काटकर बड़ी मेहनत से झरने को खेतों की तरफ मोड़ने में सफल हुए। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं पैदल चल रहा था। उसका नाम महीप था। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज़ होकर स्वयं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। हम भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं। बच्चों की यह उम्र तो पढ़ने लिखने की होती है। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार सीखा था। वहाँ वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र सपोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखना उसे कठिन प्रतीत हो रहा था। यही कारण था रूप सिंह थोड़ी ही देर में हाँफ जाता था। इसके विपरीत रूप का बड़ा भाई भूप सिंह न जाने वन मानुष थे या रोबोट। वे चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात थी। रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोक सिंह को यह बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4000 रुपये प्रति माह तनख्वाह देती है। तब बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। त्रिलोक सिंह को लगता है कि ये तो हमारा रोज़मर्रा का काम है। इस काम के लिए नौकरी पर रखना और 4000 रुपये खर्च करना सरकार की मूर्खता है। पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है, जैसे पानी की समस्या, ईंधन की कमी, शिक्षा के लिए उचित साधनों की कमी, रोजगार के साधनों में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं। इन समस्याओं को दूर करके उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। प्रिय छात्रों, अब मैं आपको आरोहण पाठ का सार विस्तार से समझाने जा रही हूँ। लेखक संजीव द्वारा लिखित इस पाठ में पर्वतीय प्रदेश का जीवन, वहाँ के निवासियों का संघर्ष, वहाँ के प्राकृतिक परिवेश आदि का सुंदर चित्रण है। लोग अत्यंत संघर्षपूर्ण
जीवन जीकर भी पहाड़ छोड़कर नीचे आने को तैयार नहीं हैं। उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को यात्रा वृत्तांत के रूप में अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। रूप सिंह पूरे 11 साल बाद अपने पैतृक गांव माही लौट रहा था। उसके साथ उसके गॉडफादर का बेटा और IAS ट्रेनी मित्र शेखर भी था। इन दोनों को बस ने देवकुंड के स्टॉप पर उतार दिया था। यहाँ से पर्वतीय रास्तों से होकर अपने गांव माही जाना था, जो देवकुंड से 15 किलोमीटर दूर था। रूप सिंह ने देखा कि उसके गांव तक अभी सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में वह अपने मित्र शेखर को गांव तक पैदल ले जाने में अपनी तौहीन समझ रहा था। इस समय सवेरे के 10 बज रहे थे और गांव तक पहुँचते पहुँचते शाम हो ही जाती थी। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और वादियों के मनोरम दृश्य देखने में मग्न था, परंतु रूप सिंह को देवकुंड और माही के बीच पसरे पहाड़, उसके पीछे धुंध जैसे बादल और 10,000 फीट की ऊंची पहाड़ी चढ़ाई नज़र आ रही थी। उसने चाय पीते हुए चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा नहीं मिलता क्या? चाय वाले ने उत्तर में पूछा, आप कने जाना चाहो, आपको कहाँ जाना है? रूप सिंह ने जवाब दिया, माही, सरगी से पहले का गांव। चाय वाला कुछ सोचता रहा और आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 वर्ष के एक लड़के को आवाज़ दी। वह किशोर महीप 2 घोड़े लेकर आया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर गांव की ओर चल दिए। चाय वाले ने 100 रुपये मेहनताना पहले ही तय कर दिया था। किशोर महीप उनके साथ साथ पैदल चल रहा था। दोनों आपस में पत्थरों और पहाड़ों के किस्मों के बारे में बातें कर रहे थे और अपनी बातों में उस किशोर को भी शामिल करना चाह रहे थे, पर वह किशोर अनिच्छा प्रकट कर उनके साथ गुमसुम सा चलता जा रहा था। वे पहाड़ी रास्ते पर बढ़ते ही जा रहे थे कि कहीं दूर से अज्ञात नारी कंठ से एक दर्द भरा गीत गूंज उठा, जिसे सुनकर रूप सिंह भावुक हो उठा। अचानक उसे अपने बचपन की स्मृतियां अर्थात यादें तरोताज़ा हो उठी। उसने शेखर को बताया कि एक बार जब वह माही से भागकर देवकुंड जा रहा था, उसके बड़े भाई उसे खोजते खोजते आए और उसका हाथ पकड़कर वापस ले जाने लगे। अचानक उसने हाथ छुड़ाने के लिए अपने बड़े भाई को धक्का दे दिया। बड़े भाई के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं भी उनके साथ नीचे गिरता चला गया। तब हमारे बीच एक पेड़ आ गया, जिसके एक ओर मैं, दूसरी ओर भूप दादा लटक गए। वे बहुत ही सख्त जान थे। वे समझ रहे थे कि वे अपनी ही गलती से फिसले हैं, अतः खुद को कसूरवार समझ रहे थे। खैर, वे जैसे तैसे मुझे खींचकर ऊपर ले आए और पत्ते निचोड़कर खरोंचों पर लगाया, जिसके दाग अब भी हैं। इसके बाद वे पर्वतारोहण का प्रसंग छेड़ बैठे। आरोहण के दुस्साहसिक
अभियानों पर बहस करते करते उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि कब वे ढलान से उतरकर मैदान में चले आए। 2 पर्वत श्रृंखलाओं के निकट आने से वह मैदान संकरा होता जा रहा था। संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था कि उनकी दृष्टि एक 14-15 वर्षीय लड़की पर पड़ी जो भेड़ें चरा रही थी। यह देख शेखर रूप से पूछ बैठा कि उसे कभी किसी लड़की से प्यार हुआ था। रूप सिंह ने बताया कि उसे इससे भी सुंदर शैला नामक लड़की से प्यार हुआ था। वह उस लड़की के लिए बुरुल्स के फूल तोड़ लाता था। यदि कहीं सेब या आड़ू मिल जाते तो सबसे पहले उसे लाकर देता था। उसकी भेड़ें हाँका करता था और वह बैठी बैठी स्वेटर बुना करती थी। बाद में पता चला कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा है। शैला को मनाने की उसकी तमाम कोशिशें बेकार चली गई। महीप इन दोनों की बातें सुनता जा रहा था, जैसे उनकी बातों में उसे भी आनंद मिल रहा था। रूप सिंह ने महीप को वह स्थान दिखाना चाहा जहाँ शैला भेड़ें चराया करती थी और वे दोनों मिला करते थे, परंतु वहाँ चारागाह झरने ने देख चौंका और लड़के से पूछा, ए लड़के, तू हमें कहाँ ले जा रहा है? उसने जवाब दिया, माही, और बताया पहाड़ के धंसने से वे सब वहाँ दब गए। शेखर महीप के बारे में, कठोर रोजगार, खतरनाक रास्ते के बारे में सोच रहा था। उसने महीप से उसके बारे में कुछ पूछना चाहा, पर महीप ने खराब रास्ते का हवाला देकर बात करने से मना कर दिया और घोड़ों को पुचकारते निर्देश देते आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़कर झरने पर महीप ने घोड़ों को पानी पिलाया और खुद भी पानी पीने लगा। घोड़ों को पानी पीता देख रूप ने शेखर को बताया कि किस तरह उसके पिता यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे और रास्ता भटक गए। तब उसने ही चुस्ती दिखाते हुए पहाड़ पार कराया, जिससे वे खुश होकर उसे भी अपने साथ मसूरी ले गए और वहीं उसने 11 साल बिता दिए। तभी महीप ने आवाज़ देकर आगे चलने के लिए कहा। उसका गांव निकट आता जा रहा था और रूप सिंह को सूपिन नदी, जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़, अपना खेत, घर, बाबा, माँ और भूप दादा के अलावा केदार कांठा, दुर्योधन का मंदिर सब याद आता जा रहा था। गांव पहुंचकर उसने महीप को 100 रुपये के बजाय 10-10 के 12 नोट दिए। रूप सिंह ने उससे रुकने का आग्रह किया, पर वह एक घोड़े पर सवार और दूसरे को हाँकता हुआ देवकुंड की ओर वापस मुड़ गया। 2 अजनबियों को आया देख कुछ आदमी और औरतें वहां एकत्र हो गए। रूप सिंह ने आगे बढ़कर एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, करीब 11 साल पहले यहाँ राम सिंह रहते थे, जिनके 2 लड़के भूप सिंह और रूप सिंह थे तथा उनका घर हिमांग पहाड़ के नीचे था। यह सुन बूढ़े ने कहा, रूप तो बहुत पहले ही यहाँ से चला गया है। अब उसने स्वयं को रूप सिंह बताते हुए कहा कि आप त्रिलोक सिंह हैं। तभी किसी अन्य व्यक्ति ने पूछा, पर आप अब तक कहाँ थे? तब रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में 4000 रुपये
मासिक की आमदनी वाली नौकरी करने की बात उन्हें बताई और घर जाने की अनुमति मांगी। तब त्रिलोक सिंह ने उसे घर और उसके माता पिता के न रहने की बात बताई। उन्होंने ही भूप सिंह, उसकी पत्नी और उसके पुत्र के बारे में बताया। तभी वहाँ भूप सिंह आ गए। रूप सिंह ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए और शेखर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। भूप सिंह ने उनके बैग कंधे पर उठाए और उन्हें साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। पहले तो वे पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, पर शीघ्र ही थककर रुक गए। अब भूप सिंह कमर में मफलर बांधकर बारी बारी से उनको चढ़ाकर घर ले गए। ऊपर पहाड़ की पीठ पर कुछ समतल भूमि पर खेती की गई थी और वहीं बगल में 2 छानी थी, जिसमें एक के नीचे खड़ी औरत भूप सिंह की पत्नी थी। उन्होंने खाना खाया और सो गए। रात में बहुत ज़ोरदार वर्षा हुई। अगले दिन नाश्ते पर सब एक साथ बैठे। भुनी मक्के की बाल और चाय नाश्ते पर ही भूप सिंह ने पहाड़ धसकने, 30 नाली खेत, मकान, माँ बाबा सभी के मलबे में दबने और खुद के किसी तरह बचने की बात बताई। उसने अकेले पड़कर मुसीबतें झेलने और सब कुछ खोने के बाद मौत की पीठ पर बैठने की कहानी सुनाई। बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरह मलबा हटा हटा कर खेती करना शुरू किया। शैला को ले आया। अब दोनों ने खूब परिश्रम किया। खेतों को सींचने के लिए झरने का रुख मोड़ दिया। इसी बीच शैला को बच्चा होने वाला था। तब वह दूसरी औरत लाया ताकि खेती का काम होता रहे। शैला से एक बेटा महीप पैदा हुआ। महीप 9 साल का था तभी शैला ने सूपिन नदी में छलांग लगा दी। वह उसी भूप सिंह को शैला की मौत का जिम्मेदार मानता था और भूप सिंह से दूर ही रहता था। अब रूप और शेखर समझ गए कि कल महीप ने बात क्यों नहीं की थी। यह सब बताते भूप सिंह का गला भर आया। रूप ने उन्हें अपने पास ले जाने के लिए कहा, पर वे साथ जाने को तैयार नहीं हुए। तब रूप ने उनसे कहा कि यह पहाड़ कभी भी धंस सकता है। हम सब नीचे चले गए हैं, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? तब भूप सिंह ने भावुक होकर कहा, कौन कहता है मैं अकेला हूँ? यहाँ माँ है, बाबा है, शैला है, सोए पड़े हैं सब। यहाँ महीप है, बैल हैं, मेरी घरवाली है। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूँ। अब तो जिंदा रहे तक मैं यहीं रहूँगा। भूप पहाड़ से अपना लगाव न त्याग सके और रूप के साथ नीचे नहीं आए। बच्चों, इस पाठ में आपने पर्वतारोहण के संबंध में पढ़ा है। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने पर्वतीय जीवन को बताने के साथ साथ पर्वतारोहण को व्यवसाय के साथ भी जोड़ा है। आशा है बच्चों आपको पाठ आरोहण का सार समझ आ गया होगा। धन्यवाद।